हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेईई रैंडम टेस्ट नंबर 10 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, लाइट से है, ए बीकर ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट ओवर आर 5 सेंटीमीटर। ये आर का वैल्यू दिया हुआ है 5 स्क्वायर रूट ओवर 5 सेंटीमीटर। ये सर्कुलर है, इसका बॉटम, ये पूरा बीकर है। ये बीकर जो है सो सिलेंडर के फॉर्म का है। यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से दिखाया रेक्टेंगल जैसा, लेकिन ये सिलेंडर के फॉर्म का है। इस फिल्ड विथ ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल इक्वल टू 3/2। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दिया हुआ है 3/2 दिया है। ये लाइट सोर्स एस यहाँ पर रखा हुआ है, इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द बीकर। द मिनिमम हाइट ऑफ द लिक्विड इन द बीकर in order to S be visible from every corner of the liquid surface is। देखिए क्या होता है कि यदि आपका ये लिक्विड सरफेस बहुत, लिक्विड का हाइट जो है बहुत कम रहेगा, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और फिर ये जो है सो कुछ जगह तक, यहाँ तक मान लीजिए दिखेगा और बाकी जगह नहीं दिखेगा। तो क्वेश्चन ये है कि हमारा ये हाइट कितना होना चाहिए मिनिमम, कि हर जगह से हम इसको देख सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं, 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 हर जगह से देख सकते हैं। यदि हाइट बहुत कम रहेगा तो हर जगह से नहीं देख सकते। यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखेगा, वैसे ही इस साइड भी सिमेट्रिकल दिखेगा। और ये एक सर्कुलर होगा, एक सर्किल होगा। तो कुछ क्वेश्चन में पूछता है कि ये जो बीम है, जो यहाँ से दिखेगा, ये बीम, इसका जैसे लगता है टॉर्च से लाइट मार देते हैं तो बीम दिखता है, हर जगह लाइट है और बाकी जगह लाइट नहीं है। तो इसका रेडियस कभी कभी पूछता है। यहाँ पर जो है सेम क्वेश्चन है, लेकिन बोल रहा है कि अब ये रेडियस जो है सो इस रेडियस के बराबर है, पूरा यहाँ से यहाँ तक दिखेगा। ये हाइट कितना होना चाहिए? तो देखिए हम इसको ऐसे करते हैं, इसको हम ऐसे करते हैं कि एक लाइट का रे ऐसे गया और यहाँ से जो अब इतना हाइट इतना ज़्यादा है कि ये जो सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। अब हाइट यदि इससे कम होगा तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर है, तो अब जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये वाला एंगल देखिए कितना है, ये वाला एंगल है, इसको थीटा कहते हैं, ये थीटा है। लेकिन यदि हाइट इतना है तो ये इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। यदि हाइट इतना नहीं होता, कम होता, तो ए वाला एंगल अब हमारा ए वाला एंगल हो गया, जो कि ज़्यादा है, राइट। ये एंगल ज़्यादा हो गया, तो ये एंगल इस एंगल से ज़्यादा है। मान लेते हैं ये एंगल तो थीटा सी है, क्योंकि देख रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्रिटिकल एंगल है। तो ये एंगल थीटा सी से ज़्यादा हो गया, और तब क्या होगा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, उधर न जाके इस डायरेक्शन में ऐसे मुड़ेगा। लेकिन यहाँ तो ये है, क्या कहते हैं, वॉल है, तो फिर ये जाके ऑब्जर्व कर लेगा। और फिर इसके आगे हम कंसीडर नहीं करते कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा या क्या होगा, रिफ्लेक्शन होकर फिर इधर जाएगा, वो इसको ऑब्जर्व कर लेता है, एक कंसीडर करते हैं। तो हमारा सवाल यही है कि ये हाइट कितना होना चाहिए कि ये जो लाइट जा रहा है उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस जगह पर हो जाए, इस पॉइंट पर हो जाए, इसके पहले नहीं हो। यहाँ पर देखिए ये आई जो है सो थीटा सी से ज़्यादा है, तो यहाँ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन उसके पहले ही कुछ इस जगह पर, इसको ठीक कर लेते हैं, कुछ इस जगह पर जो है, यहीं पर, यहाँ पर जो है एंगल आ जाएगा इसका थीटा सी, तो ये निकल जाएगा। और इससे जैसे ही आगे बढ़ेंगे ये इधर निकल जाएगा, तो लाइट यहाँ से यहाँ तक नहीं दिखेगा, जो भी लाइट दिखेगा यहाँ से यहाँ तक दिखेगा। तो हमें क्या करना है, इसे हमें जो है सो बस थीटा सी हमें पता है, इसलिए पता है क्योंकि ये थीटा सी हुआ, ये थीटा सी इसलिए पता है क्योंकि इसका म्यू पता है हमें। बस यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं और एक बार स्नेल्स लॉ लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। स्नेल्स लॉ, यहाँ पर जो है म्यू का वैल्यू जो है म्यू एल, और एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन थीटा सी। इस तरफ ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर है थीटा सी। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, और रिफ्लेक्टेड एंगल होता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, जो कि यहाँ 90 डिग्री है।
तो इधर हम लिखेंगे म्यू एयर, एयर का तो 1 है, ये इधर कुछ नहीं बोला है तो एयर है, और साइन 90 डिग्री। म्यू एल का वैल्यू दिया हुआ है 3/2 और साइन थीटा सी यहाँ से निकाल लेंगे, ये हमारा आर है। देखिए इस ट्रायंगल में साइन थीटा सी निकाल रहे हैं, ये परपेंडिकुलर हुआ और इसको हम निकाल सकते हैं, ये हमें पता है, पता नहीं है, हमें पता करना है, इसको एच मान लेते हैं। तो साइन थीटा सी हो गया आर डिवाइडेड बाय आर, ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहीं से एच हमें निकालना है। म्यू एयर 1 है, साइन 90 1 है, 1। एक इक्वेशन हमारे पास है और इसको सॉल्व करना है, आर का वैल्यू, एच का वैल्यू हमें निकल जाएगा। इसको उस साइड ले चलते हैं, या इसको जो भी करना हो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 9 आर स्क्वायर, इधर हो गया 4 आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना हो गया 9 आर स्क्वायर बाय 4 माइनस आर स्क्वायर, सो ये हो गया 5 आर स्क्वायर बाय 4। तो एच का वैल्यू इस तरह से हमें पता हो गया इन टर्म्स ऑफ आर, 4 का स्क्वायर रूट 2 आर, और आर का वैल्यू अब रख देते हैं हम। आर का वैल्यू कितना दिया है 5 स्क्वायर रूट ओवर 5, 5 स्क्वायर रूट ओवर 5, ये कितना हो गया 5 5 25 बाई 2, सो हो गया ये 12.5 सेंटीमीटर। ये एच का वैल्यू हो गया। एच जो है सो इतना होना चाहिए, तब जो है सो पूरा का पूरा हमें यहाँ से यहाँ तक दिखेगा, और नहीं तो इससे यदि कम हुआ तो ये एंगल जो है यहाँ पर दिखा देते हैं, ये है हमारा, यदि h इससे कम हो गया तो ये एंगल यहाँ पर जो है उसको आई बोलते हैं, आई जो है सो थीटा सी से बड़ा हो गया तो ये इधर निकल जाएगा। यहाँ पर भी एंगल जो है इधर निकल आएगा, एक ऐसा पर्टिकुलर जगह होगा जहाँ पर ये इस तरह से जाएगा, ये वाला एंगल थीटा सी यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये अब जो है सो छोटा है तो ये एंगल बड़ा हो जाएगा। यहीं से देख सकते, यहाँ पर ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा कि यदि हम यहाँ पर देखें इस जगह पर, तो यहाँ पर तो सर्टेनली देख रहे हैं कि ये एंगल जो है इसके बराबर है, इससे ज़्यादा हो गया थीटा सी से, ये यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इधर हो रहा है, और इस जगह पर भी होगा, कोई एक पर्टिकुलर जगह पर ये इस तरह से जाएगा, क्रिटिकल एंगल होगा। तो इस तरह से हमारा आर का वैल्यू निकल आया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब एक लिक्विड की जगह पर 2 लिक्विड है। नीचे में जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले की तरह 3/2 है, और आर का वैल्यू अब की 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एच एल का वैल्यू ये भी स्क्वायर रूट ओवर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एच डब्ल्यू का वैल्यू हमें बताना है क्वेश्चन में, और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 बार रिफ्लेक्शन होगा, एक पहला रिफ्लेक्शन मान लेते हैं इधर है, और ये नॉर्मल है। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, म्यू एल का 3/2 है, और ये 4/3 है, ठीक है। तो ये कम हो गया तो इससे दूर जाएगा, तो थोड़ा सा दूर जाएगा, मान लेते हैं ऐसे जाएगा, इसको क्यों ना हम पूरा यहाँ किनारे तक ही ले जाएं, और यहाँ से निकल जाएगा ऐसे, इस तरह से। यही वो सिचुएशन है। एच डब्ल्यू मैंने इतना बड़ा लिया है कि यहाँ पर इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है हो रहा हो, जस्ट स्टार्ट हो रहा हो, मतलब ये एंगल जो है सो क्रिटिकल एंगल है थीटा सी, ये एंगल जो है सो क्रिटिकल एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है। एच डब्ल्यू मैंने इतना बड़ा लिया कि ये एंगल अब जो थीटा सी बन गया, तब अब हम जो सो पूरा का पूरा जगहों में इसको देख सकते हैं। यदि एच डब्ल्यू को मैंने छोटा कर दिया होता तो ये एंगल थीटा सी से बड़ा हो जाएगा, और तब ये ए वाला नीचे आ जाएगा और इधर से भी नीचे आएगा, तो हर जगह से हम नहीं देख सकेंगे। ओके, अब जो है सो मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारा एक्स है, और एच डब्ल्यू एच एल तो हमें पता है, तो इस एंगल को हम कुछ कहते हैं आई कहते हैं, तो ये एंगल भी आई हुआ। अब स्नेल्स लॉ 2 जगह लगाते हैं, एक इस सरफेस पे और एक इस सरफेस पे। स्नेल्स लॉ लगाते हैं, सरफेस 1 पर क्या होगा, यहाँ पर साइन आई
और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल इक्वल टू यहाँ पर जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू और साइन आर। सरफेस 2 पर जो है सो देखते हैं, फिर स्नेल्स लॉ लगाते हैं यहाँ पर सरफेस 2 पर, यहाँ पर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू डब्ल्यू, साइन एंगल कितना है ये थीटा सी है, और ये म्यू डब्ल्यू इस साइड में इधर एयर है उसका 1 हो गया और एंगल है 90 डिग्री। ये दोनों को मिलाकर हम लिख सकते हैं, आप देख सकते हो कि ये आर मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, आर तो नहीं है, आर की जगह पर थीटा सी है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है फर्स्ट सरफेस पर, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मैंने थीटा सी कहा, आर नहीं कहा, तो ये थीटा सी हो गया। तो ये दोनों कट गया और कट के हमारे पास एक इक्वेशन आया साइन आई म्यू एल इक्वल टू, ये तो 1 है। अब इसको सॉल्व करके हम जो है सो एक्स का वैल्यू में आ जाएंगे। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए म्यू एल कितना है, म्यू एल का वैल्यू 3/2 है, 3/2 है। साइन आई का वैल्यू निकाल सकते हैं x डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये तो एच एल है तो x डिवाइडेड बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एच एल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये 9x स्क्वायर बाय 4, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एच एल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर इजकल टू 4x स्क्वायर प्लस 4HL स्क्वायर। तो HL कितना आ गया, इधर जाके हो गया 5x स्क्वायर बाई 4, नहीं मैं उल्टा कर रहा हूँ ना, HL हमें पता है, हमें निकालना है x, तो यहाँ से आ गया 5x स्क्वायर इजकल टू 4HL स्क्वायर। तो x का वैल्यू हमें पता हो गया, ये 2HL डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ओवर 5। 2HL का वैल्यू कितना है, HL का वैल्यू दिया हुआ है स्क्वायर रूट ओवर 5 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर रूट ओवर 5 सेंटीमीटर, और इस तरह से हमें x का वैल्यू आ गया 2 सेंटीमीटर। ये x का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये दोनों में ये इक्वेशन या ए इक्वेशन कोई दूसरा इक्वेशन लेंगे और उसके बाद में हम SW निकाल लेंगे। तो ठीक है, इक्वेशन 1 से चलते हैं। अब इधर जो है सो इक्वेशन 1 से लेकर चलते हैं। क्या है इक्वेशन 1, म्यू एल साइन आई इक्वल टू, उसको क्यों लेके चले, ये मेरे लिए इजी है, ये तो 1 है और म्यू डब्ल्यू यहाँ पर और साइन थीटा सी यहाँ से, ये लेके चल, ये इसमें ये बेहतर है हमारे लिए, इसको हटाते हैं। इक्वेशन नंबर 2, 1 से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सिंपल ज़्यादा है, ज़्यादा तुरंत इससे कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो म्यू डब्ल्यू साइन थीटा सी इक्वल टू 1। तो म्यू डब्ल्यू कितना है, म्यू डब्ल्यू दिया हुआ है 4/3। साइन थीटा सी कितना है, साइन थीटा सी यहाँ से निकाल लेंगे, ये x है तो ये कितना होगा, ये होगा r माइनस एक्स, तो यहाँ पर लिख रहे हैं r माइनस एक्स बाई ये हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा HW स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 1। नंबर बैठा देते हैं, r माइनस एक्स कितना हो जाएगा, r है 11 सेंटीमीटर और x हमने निकाला 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 9 सेंटीमीटर। HW हमें निकालना है, ये तो 9 हो गया तो यहाँ 9 लिख देते हैं, 9 स्क्वायर इक्वल टू 1। ये 3 बार में चला गया, ये आ गया 12 इक्वल टू HW स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। यहाँ से HW निकालिए, HW जो है सो 12 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। पहले स्क्वायर कर लिए, उसके बाद इसको इधर ले गए और इसका स्क्वायर रूट जो है वो तो खत्म हो गया, जैसे स्क्वायर किए तो HW स्क्वायर का वैल्यू निकला था इतना, तो स्क्वायर रूट दे दिया। एक बार ऐड कर दिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 12
+9, 21 एंड 3, ये आ गया। अब जो भी इसका वैल्यू है कितना आएगा, ये 64 के करीबन है, यानी कि ऑलमोस्ट 7.9 समथिंग, मे बी 5 और 6 और समथिंग, इतना के करीबन आएगा। इसको पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, 4 ऑप्शन यदि आपके पास है तो 7.9 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। हाँ, यदि ये क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स में रहे तब तो निकालना पड़ेगा, और तब भी आप इसको आसानी से ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये निकालने में वैसे भी ज़्यादा देरी नहीं लगेगा, लेकिन वैसे भी आप इसको निकाल सकते हो कि कह सकते हो 64 - 1 है, और 64 को हम बाहर कर लिए, 8 हो गया, ये 1 - 1/8 हुआ, 1/64 ना, 1/64 हुआ। और ये यहाँ पर जो है हम इसको कर सकते हैं कि इसका पावर कितना है, 1 - 1/64, इसका पावर है हाफ। इसको एक बार एक्सपेंड कर देंगे, ये बाइनोमियल थ्योरम जो है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसको एक बार एक्सपेंड करेंगे। 1 यहाँ पर हो गया, जो भी है उसका पावर जो है सो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, बस इतना ही तक, एक ही टर्म तक, उसके बाद वाला टर्म सब हम भूल जाते हैं, 0। तो ये आपका आ गया वैल्यू 8 टाइम्स 1 माइनस ये कितना हो गया, 1/128। इतना सारा कैलकुलेशन करने से तो अच्छा है 63 का हम वैसे ही निकाल लें डिवीजन मेथड से ही, 7 टाइम्स 7 ऐसे जो निकालते हैं इस तरह से। ये इस तरह से इतना हुआ, ऐसे डेसिमल दे दिए, इतना हो गया आपके 9 चलेगा इस तरह से। तो उतना करने से तो अच्छा है ऐसे, लेकिन ये भी एक मेथड है, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अंदाज से ही मैं देख सकते हैं कि ये 64 के बहुत बहुत करीब है, तो ऑलमोस्ट 8 है, तो यहाँ पर जो है सो 7.9 दिया हुआ है, वही ले लेंगे। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से है क्वेश्चन। एक कंटेनर है ए और दूसरा कंटेनर है बी। ये कंटेनर में मोनोएटॉमिक गैस है और दूसरा में डायटॉमिक गैस है, इसमें डायटॉमिक गैस है। टेम्परेचर इसका कितना है, इसका है 420 केल्विन और इसका टेम्परेचर है 500 केल्विन। इसको टेम्परेचर ए, इसको टेम्परेचर बी कहते हैं। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन द कंटेनर ए एंड बी, यहाँ पर जो इसका स्पीड निकालना है भी ए, और यहाँ पर इसका स्पीड साउंड का भी बी है, दोनों का रेशियो बताना है। साउंड का स्पीड कितना होता है कोई गैस में, साउंड का स्पीड होता है गामा p/ρ। ये गामा जो है सो CP/CV है, और उसके बाद में ये गैस जो है मोनोएटॉमिक हो या डायटॉमिक हो, हम इसको आइडियल गैस के रूप में कंसीडर करते हैं, आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस का जो गैस लॉ है PV = nRT, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि P/ρ क्या हो जाएगा, P/ρ होता है mRT, क्या होता है P/ρ = RT होता है 1 मोल गैस के लिए। यहाँ पर m ऊपर नहीं होगा, नीचे होगा। n को हम लिख सकते हैं m/M, और यहाँ पर तो भी है, भी नीचे चला जाएगा, तो अब इसको बता ही देते हैं पूरा। इसको क्या करना है, n जो है नंबर ऑफ मोल्स, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास, और RT, ये PV है। V को नीचे ले आते हैं, यहाँ पर भी m और v मिलकर बन गया ρ RT/m। तो P/ρ क्या हुआ, ये हुआ RT/m, वही यहाँ पर लिख देते हैं, गामा RT/m। यहाँ पर मोलेकुलर इसका मास है, और तब हम इस लगता है क्वेश्चन गलत बना दिए, क्योंकि यहाँ पर हमने मोलेकुलर मास प्रोवाइड नहीं किया, और मेरे नज़र में ऐसा कोई भी मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक गैस नहीं आ रहा है जो दोनों का मास सेम हो। तो एनीवे इसको पहले बनाते हैं, ये गलत हो जाएगा, इसको सही कर देंगे। तो यहाँ पर जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए
रेशियो निकालना है वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड बी। तो ए में कितना हो गया है, ये गामा ए का, आर टेम्परेचर ए का और ए का मास, और यहाँ पर हो जाएगा बी के लिए एग्जैक्टली सब चीज़ लिखेंगे, गामा बी के लिए, आर ये तो कांस्टेंट है मोलर गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर बी के लिए और मास बी के लिए। तो हमें क्या आ गया इसका वैल्यू, गामा ए बाय गामा बी, टेम्परेचर ए बाय टेम्परेचर बी और मास बी बाय मास ए। ये हमारे पास आया। अब टेम्परेचर का वैल्यू हमें पता है, गामा भी पता कर लेते हैं। ये मोनोएटॉमिक है, इसमें गामा कितना होगा, मोनोएटॉमिक में गामा होता है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3 ठो, केवल ट्रांसलेशनल एक्स में, वाई में और जेड डायरेक्शन में। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3 ठो ट्रांसलेशनल और 2 ठो इसका रोटेशनल, सब मिला कर 5 हुआ। तो गामा क्या होता है, गामा होता है सी पी बाय सी बी, और सी पी मतलब f+2 बाय एफ। इस तरह से आता है। आप सी बी जो है सो f/2 होता है, आर टी नहीं जस्ट आर। तो सी पी कितना होता है, सी पी जो है सो सी बी से आर ज़्यादा होता है, आप इसको ऐड करोगे तो आएगा f+2 आर। तो बस आपको ये फार्मूला याद रखना है कि ये जो गामा है वो होता है f+2 बाय एफ, और इस केस में कितना हो गया गामा, f+2 5/3। इस केस में कितना गामा हो गया, f+2, ये डिग्री फ्रीडम है 5, उसमें से 2 ऐड कर दिए बाय एफ 7/5। तो गामा हमें पता हो गया, मोनोटॉमिक के लिए 5/3 और इसके लिए 7/5। इसके लिए हो गया 5/3 और इसके लिए हो गया 7/5। टी ए कितना है, 420 है शायद, 420 और 500, 420 और ये है 500। अब यहाँ पर ये बात रह गई कि एम बी और एम ए कितना है, ये हमें बताना चाहिए। तो अभी हम कुछ बता देते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा गैस जो है मोनोएटॉमिक है, वो है हीलियम, और ए जो है वो हम मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस है, ये डायटॉमिक हो गया। हीलियम का मास कितना हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा 4, और इसका हाइड्रोजन गैस का मास कितना हो जाएगा 2। तो इसका मोलिकुलर वेट हो गया, ये बी है, बी डायटॉमिक के लिए है 2 और ये 4। अब इसको देखिए कितना बार में चला जाता है, ये 25 टाइम्स 20 बाय 500 टाइम्स 2/4। ये तो खत्म हो गया, ये बच गया 1/2। तो आंसर आ गया आपका 1/√2, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर मैंने जो लिखा है वो गलत है, आंसर होगा 1/√2। और यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं मोनोएटॉमिक गैस के लिए, डायटॉमिक गैस जो है सो हम ले लेते हैं हाइड्रोजन गैस, और मोनोएटॉमिक गैस ले लेते हैं हम हीलियम। कोई एग्जांपल देना था तो ये दे दिए। तो इसमें मास भी आएगा, हम शायद कैलकुलेशन के समय मास शायद भूल गए, और इसलिए यहाँ पर इसको उस तरह से नहीं सेट की। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक बार इसको समराइज कर देते हैं। एक में मोनोएटॉमिक गैस है, मान लेते हैं हीलियम है, और दूसरा में हाइड्रोजन गैस है जो डायटॉमिक है। मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3, केवल एक्स वाई और जी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और इसलिए इसका सी भी, इसका वैल्यू कितना होगा f/2r। तो सी पी कितना होगा, एक आर ज़्यादा होगा, ये हो जाएगा f+2/r। तो गामा जो कि सी पी/सी होता है, ये दोनों का रेशियो जो है वो कितना हो जाएगा, आप देख लीजिए यहाँ से f+2/f, ये आपको याद रखना चाहिए ताकि आप तुरंत गामा का वैल्यू निकाल सकते हैं। मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की एफ जो इसको से डिनोट कर रहे हैं वो है 3, तो ये हो गया 3+2 5/3, और यहाँ पर हो गया 7/5। और गैस में साउंड वेव का जो फॉर्मूला है वो होता है गामा p/ρ, प्रेशर बाय रो।
और ये तो आइडियल गैस का फार्मूला हम यूज करेंगे, तो P/ρ आता है RT/m, RT/m आता है, तो उसके जगह पर हम RT/m लिखे हुए गामा है। अब गामा का वैल्यू रख दिए, टेम्परेचर रख दिए, मास रख दिए सबका, और ये रेशियो हमें आ गया 1/√2। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M फॉल्स फ्रॉम ए हाइट h = 10 मीटर। कहीं पर यहाँ से जो है 10 मीटर से गिर रहा है ग्राउंड पर, यहाँ से नीचे गिर रहा है, हाइट दिया हुआ है 10 मीटर, मास इसका कैपिटल M है, और यहाँ से गिरने पर इसके पास एनर्जी है, एनर्जी हर जगह है सेम है, कंजर्व एनर्जी, जो एनर्जी यहाँ है वही एनर्जी यहाँ है। तो इसके पास एनर्जी कितना है, इसके पास जो एनर्जी है वो है mgh, m कैपिटल है mgh। g का वैल्यू दिया हुआ है 10, हाइट भी दिया हुआ है इतना है, और उसको एक का क्या काम कर रहा है इतना, इस एनर्जी को यूज कर रहा है इन्फिनिटी से ये चार्जेस को लाकर यहाँ पर ऐसे रखने में। कितना वर्क डन करना पड़ेगा जो इन्फिनिटी से यहाँ तक जो चार्जेस लाने में। देखिए ये तो रिपेल करेगा, आना नहीं चाहता है, कोई ने ज़बरदस्ती से पकड़ कर इन्फिनिटी से उठा के इस कॉर्नर पर लाया, मतलब उसने वर्क डन किया। बोल रहा है यहाँ पर यही वर्क डन जो है इसके पास जो एनर्जी है वही यूज करेंगे, ये चार्ट हो चार्ज को लाने के लिए, और चार्ज भी बहुत कम है, देखिए 50 माइक्रोकूलम है, बहुत कम है, बहुत कम चार्ज जो है एक स्क्वायर। और यहाँ पर इस साइड कितना दिया, 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर का साइड का जो स्क्वायर है यहाँ पर लाना है, बहुत छोटा चार्ज 50 माइक्रोन जो चार्ज है इन्फिनिटी से ला के यहाँ रखना है। तो ये m का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो ये मान लीजिए इसको सबने उठा के यहाँ पर ला के रख दिए हैं। अब इसके पास कितना एनर्जी है, वो एनर्जी जो है इसके पास वो कितना है, उसको म्यू प्राइम के बोलते हैं। एनर्जी यहाँ पर जो है सो हम इसको ऐसे निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सबका पेयर ले लेंगे Q टाइम्स Q स्क्वायर बाय डिस्टेंस बीच उसके बीच का, ये है एनर्जी एक पेयर की वजह से। दूसरा पेयर इसके वजह से Q स्क्वायर बाय डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है √2a, इसके वजह से फिर एग्जैक्टली सेम, इतना एक पार्टिकल के पास एनर्जी है, इतना चारों पार्टिकल के पास एनर्जी है, तो 4 से मल्टीप्लाई किए। लेकिन ये ओवर काउंटिंग हो गया, ये डबल काउंटिंग हो गया एक्चुअली। जब इसका हम एनर्जी निकाल रहे थे तब इसको हम काउंट किए, जब इसका एनर्जी निकाल रहे हैं इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, देखिए फिर ये आ गया, तो डबल काउंटिंग हुआ, हर एक बॉन्ड ऐसे डबल काउंटिंग हो रहा है। तो उसके हटाने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा एनर्जी है। सबका वैल्यू रखिए, ये कितना वैल्यू होता है, ये होता है 9 × 10⁻⁹, ये कितना हो गया 2, इधर से Q स्क्वायर बाहर कर लिए, ये भी बाहर कर लिए, और यहाँ कितना बच गया, यहाँ 1 + 1/√2 + 1, ये वैल्यू रख देते हैं सबका। ये हो गया 9 × 10⁻⁹ × 2, Q का स्क्वायर 50 का स्क्वायर 2500, और माइक्रोन है 10⁻⁶, इसको -12 कर दिया। ये कितना है 10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 मीटर, और ये हो गया 2 + 1/√2, इतना। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये इसके बदले इधर आ गया 0, 1 0, 2 0, 3 0 और 9 0, 12 0, ये खत्म। तो 9 × 2 × 25, और क्या बचा, और ये बचा 2√2 + 1/√2, ये बचा। एक काम करते हैं, इसको ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये खत्म हो गया। 9 × 25 टाइम्स ए कितना हो गया, ये हो गया 2 × √2 टाइम्स √2, सो हो गया सब मिलाकर 4 + √2। ऐसे इसलिए क्यों किए, क्योंकि हमें इसका कैलकुलेशन करना ईजी लगेगा। और ये एनर्जी जो है इतना इसके पास एनर्जी है, ये एनर्जी आया कहाँ से, किसी ने वर्क डन किया है, वही एनर्जी आया। वो वर्क डन करना है इस मास को, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गिरने में जो वर्क डन किया वही वर्क डन यहाँ पर इसे उस एनर्जी को लाने में खर्चा करना पड़ेगा। तो उसको हम लिख देंगे यहाँ से mgh। mgh एनर्जी हमने सप्लाई किया, मैंने इतना वर्क डन किया mgh के बराबर, और यहाँ से यहाँ तक
इन्फिनिटी से यहाँ तक ये चारों आ गए। तो ये हमारा है n इंटू 25 4 प्लस स्क्वायर रूट बाई 2। एच एम का वैल्यू निकालना है, सबका वैल्यू रख देते हैं, निकल जाएगा। जी का वैल्यू जी एच लिखते हैं, जो आ जाए सो आपका आंसर। ये 4 है, ये 1.414 है। जी के वैल्यू 10, एच के वैल्यू भी शायद 10 है, एक बार देख लेते हैं। एच का वैल्यू ये 10 मीटर है। ये 4 बार में ही चला गया, 9 टाइम्स ये हो गया 5.414, 9 13 2 1 5 समथिंग लाइक 2, कितना आ गया 12 पॉइंट समथिंग, 12.16 ऐसे, इतना मीटर, इतना ये m का वैल्यू है। सो 12.2 kg कुछ ऐसे आ गया। तो देखिए 12 kg जो है 10 मीटर से गिरेगा, उतना एनर्जी का ज़रूरत होगा। ये चार्ट हो बहुत छोटा चार्ज, 50 माइक्रोन चार्ज को लाना, 50 माइक्रोन बहुत ही छोटा चार्ज है, हाँ। और इतना चार्ज को इन्फिनिटी से लाकर एक स्क्वायर जो 10 सेंटीमीटर का है उसके कॉर्नर पर रखने में जो एनर्जी खर्चा होगा वो है 10 मीटर। 10 मीटर काफ़ी होता है ना, 10 मीटर काफ़ी ऊंचा है, वहाँ से 12 kg जो है 12 kg है, उसको गिरने में, वो जो गिरने पर जितना एनर्जी मिलेगा आपको उतना एनर्जी का ज़रूरत है इसे वहाँ से यहाँ तक लाने में। तो ये था आंसर इसका। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है। द एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस फॉलोज द रूल Pt to the power n is equal to constant, where P is pressure and T is temperature, absolute temperature. The coefficient of volume expansion निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को यदि हम गामा से डिनोट करते हैं तो वो होता है 1/v dv by dt, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। यदि लीनियर एक्सपेंशन का बात करता, वॉल्यूम नहीं लीनियर एक्सपेंशन का बात करता, तो यह हो जाता अल्फा और ये हो जाता लेंथ, ये लेंथ पर का ग्रेडियंट हो जाता है, लेंथ का टेम्परेचर डेरिवेटिव। यदि ये फार्मूला याद नहीं रहता तो आपको ये फार्मूला याद होगा कि टेम्परेचर हम जब बढ़ाते हैं, टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं थीटा से, हाँ, थीटा 1 से थीटा 2 जाता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। कितना वॉल्यूम बढ़ता है? वॉल्यूम बढ़ जाता है, जो वॉल्यूम बढ़ता है वो होता है शुरू का वॉल्यूम टाइम्स गामा टाइम्स ये टेम्परेचर में जो चेंज आया, यहाँ पर यदि dt कहें तो इसको भी dv कहते हैं, ठीक रहेगा। इसमें वॉल्यूम में जो चेंज आता है, आप ये फार्मूला आपको याद कीजिए, गामा डेल्टा थीटा, ये फार्मूला है, वही है। यहाँ पर डेल्टा थीटा की जगह मैंने dt लिखा और डेल्टा v की जगह पर dv लिखा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो गामा इज इक्वल टू 1/v डेल v बाय डेल थीटा, और यदि ये डेल थीटा बहुत छोटा हो जाए तो ये हम इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं इसको dv बाई dt या डी, ये यहाँ पर डी थीटा भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ काम करना है, इसलिए यहाँ पे हम इस तरह से लिख रहे हैं, क्योंकि ये dt और डी थीटा सेम होता है, t और थीटा सेम नहीं होता है। यदि ये 0 डिग्री सेल्सियस है तो ये होगा 273 केल्विन, लेकिन 0 से बढ़कर 10 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गए तो ये 270 से बढ़कर 283 बन जाएगा। तो डिफरेंस सेम होता है लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू सेम नहीं होता है, तो यहाँ पर तो डिफरेंस है ना, ठीक है। तो यही हम फार्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें एक रिलेशन चाहिए, भी का एक रिलेशन चाहिए टेम्परेचर के साथ में। तो यहाँ तो प्रेशर का रिलेशन है, लेकिन है तो आइडियल गैस ना, तो आइडियल गैस है तो आइडियल गैस अपना रूल, आइडियल गैस का रूल फॉलो करेगा। आइडियल गैस का रूल क्या है? गैस लॉ, PV इक्वल टू nRT, ये रूल है। तो यहाँ से हम जो है प्रेशर यहाँ से निकालते हैं और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। प्रेशर यहाँ कितना आया? कोई कांस्टेंट है, इसको K बोलते हैं, बाई T टू द पावर n। प्रेशर के जगह पर लिखे कोई कांस्टेंट T टू द पावर n, V इक्वल टू nRT।
तो ये भी कितना आ गया, भी आ गया n डिवाइडेड बाई के आर टी, अरे इधर से मल्टीप्लाई हो गया टी टू द पावर n+1। ये सब तो कांस्टेंट है। n जो गैस लिए उसका अमाउंट है, कितना मोल गैस है, आर ये मोलर गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 8.3 जूल पर केल्विन होता है, और एक ये तो स्मॉल के है, ये तो कांस्टेंट यहाँ पर जो दिया है वो है, तो सब मिला के कांस्टेंट है। तो इसको मैं ऐसे लिख लेते हैं, v इक्वल टू सी, सी दूसरा कांस्टेंट हो गया n+1। अब इसका डेरिवेटिव निकालिए, क्योंकि हमें फाइनली जो निकालना है गामा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे फिर v से डिवाइड कर देंगे। c n+1, टेम्परेचर एक कम हो जाएगा, पावर उसका एक कम हो जाएगा, और गामा यहाँ से निकल जाएगा 1/v dv/dt। 1/v, v कितना है ये वाला, c t टू पावर n+1, और ये dv/dt यहाँ निकला हुआ है c n+1 t टू पावर n। c खत्म, क्या बच गया n+1, यहाँ पर n+1 है, यहाँ पर t का पावर n है, तो नीचे में t आ गया। ये आपका आंसर n+1/t। क्वेश्चन में पूछ सकता है, यहाँ पर n का वैल्यू दे सकता है सीधे 3, p t टू पावर 3, या 10 दे सकता है, p t टू द पावर 10, और उसके बाद में पूछेगा वॉल्यूम कांस्टेंट कितना है, ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कितना है। तो इसका पावर एक बढ़ा देंगे n+1, सो यदि 10 दिया है तो 11/t, यहाँ 100 दिया है तो 101/t, यही है। यदि 2 दिया तो 3/t, 1 दिया है तो 2/t, ऐसे। तो ये था क्वेश्चन इस सेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन सेट में दूसरा क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक यू।